अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ आमना एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे मिल्क प्रोडक्शन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान मुख्तलिफ जानवरों से मिल्क लेता है। स्मॉल रूमिनेंट्स, गोट एंड शीप। लार्ज रूमिनेंट्स की बात करें तो हमारे पास हैं कैटल्स, काओ एंड द बफेलो, और कैमल्स हैं जिनसे हम जो है मिल्क लेते हैं और पाकिस्तान के अंदर उससे मिल्क कंज्यूम किया जाता है। इसी से ही मिल्क और उसकी अदर प्रोडक्ट्स लाइक चीज़, बटर और घी वगैरह बनाए जाते हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान का रैंक, तो आपको जानकर ये हैरानगी होगी कि पाकिस्तान चौथे नंबर पर आता है पूरी दुनिया के अंदर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा चौथे नंबर पर मिल्क प्रोड्यूस होता है। मगर ऑन दी अदर फेसेट ऑफ द कॉइन, ये क्वेश्चन भी अराइज होते हैं कि फिर पाकिस्तानी लोग इतने परेशान भी क्यों हैं मिल्क के बारे में। हमारे पास प्राइसेस मिल्क की ज़्यादा क्यों हैं, हम मिल्क के अंदर पानी ऐड क्यों करते हैं, ये सारे सवाल हमारे पास आते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये भी सवाल आता है कि फिर पाकिस्तान क्यों इंपोर्ट करता है $20 बिलियन का मिल्क और उसकी अदर प्रोडक्ट्स दूसरे कंट्री से इस कंट्री के अंदर, और हमारी इंपोर्ट बहुत ही कम है। तकरीबन $3.1 बिलियन की हमारी इंपोर्ट होती है, $20 बिलियन की एक्सपोर्ट। के अंदर कहते हैं ट्रेड डेफिसिट, जिसके अंदर एक कंट्री की इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हाई होती है एज़ कम्पेयर टू जितना वो एक्सपोर्ट करता है दूसरे कंट्रीज़ के अंदर, राइट ना है। तो जो काव है उसका तकरीबन 40 लीटर्स पर डे हो जाता है, और जो बफेलो हैं उनका 10 लीटर्स पर डे हो जाता है नॉर्मली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हमारे अंदर कौन से एनिमल का मिल्क ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। तो हमारे कंट्री के अंदर बफेलो मिल्क ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। इसके कुछ वजह भी हो सकते हैं, लाइक बफेलो मिल्क जो है वो फेट में ज़्यादा हाई होता है, दूसरा वो थिक भी होता है, तीसरा वो पाकिस्तानी लोगों को बहुत डिलीशियस लगता है। बाकी ग्लोबली बात करें तो ग्लोबली जो काऊ मिल्क है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उसमें फेट कंटेंट उसकी परसेंटेज भी बहुत कम होती है और थिन सा होता है एज़ कम्पेयर टू द बफेलो मिल्क। और इसी वजह से क्योंकि हमारे पास बफेलो मिल्क ज़्यादा चलता है, तो उसके अंदर मार्केट के अंदर मिल्क भी ऐड किया जाता है, मिक्स किया जाता है ईजिली, और पता तो हमें चल जाता है मगर फिर भी वो उनको लगता है कि हमें नहीं पता चलता। बहरहाल अगर हम बात करें कि हमारे पास चौथे नंबर पर रैंक करते हैं, उसकी वजह क्या है? इसकी मेन वजह ये है कि हमारे पास नंबर ऑफ एनिमल्स बहुत ज़्यादा है। आपको पता है न्यूजीलैंड के अंदर इतनी पॉपुलेशन नहीं है जितने हमारे पास एनिमल्स हैं, ठीक है। तो इस वजह से, और यूएसए के अंदर जो कि सेकंड नंबर पर आता है, उसके पास भी इतने नंबर ऑफ एनिमल्स नहीं है जितने हमारे पास नंबर ऑफ एनिमल्स है। वी आर इंक्रीजिंग अवर नंबर ऑफ एनिमल्स बट वी आर नॉट इंक्रीजिंग देयर यील्डिंग परसेंटेज। हम लो यील्ड एनिमल्स को पाल रहे हैं, उनको खिला रहे हैं, मगर उनसे हमें उतना फ़ायदा नहीं हो रहा जितना होना चाहिए और जितना दूसरे कंट्रीज़ को हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर 2019 और 2020 के अंदर जो ग्रॉस प्रोडक्शन रेट था वो तकरीबन $62 बिलियन का था। Now, dear friends, let's talk about the issues what we are facing from the dairy sector in our Pakistan. Issues कौन-कौन से? नंबर वन इशू जो है ना वो हमारे पास आता है कि हमारे जो एनिमल्स हैं ना वो एक जगह पर कन्फाइंड होते हैं। आप खुद सोच लो, अगर आप एक जगह पर बैठे रहो सारा दिन, क्या आपके अंदर वो एनर्जी, वो ताकत रह पाएगी जो आप एक नॉर्मल पर्सन के अंदर होती है, जो एक फुर्तीले इंसान जो सारा दिन काम कर रहा होता है उसके अंदर होती है। हम समझते हैं कि हम एक जगह पर बैठकर एनर्जी बचा कर रखते हैं, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एनर्जी जो है इट नेवर बी डिस्ट्रॉयड, इट कन्वर्टेड फ्रॉम टू अनदर फॉर्म। तो इसी तरीके से एनिमल्स के अंदर भी क्या होता है, उनके अंदर वो एनर्जेटिक तभी बनते हैं जब उनको खुला छोड़ दिया जाए। जब वो खुले के अंदर जाते हैं तो अपनी नेचुरल टेंडेंसी को एंजॉय करते हैं, और उनका ये राइट भी होना चाहिए। तो हमारे फार्म के अंदर थोड़ी सी देर या कुछ देर ऐसा तरीका होना चाहिए कि उनको थोड़ी देर मिले कि वो ग्रीनरी के अंदर खुद चल सकें और अपनी जो नेचुरल जो थिंग है उनके पास है उनको एंजॉय कर सकें। दूसरा हमारे पास इशू ये है, और बहुत ही कॉमन इशू है, कि हमारे पास ना कॉमर्शियल प्रोडक्शन बहुत कम होती है। रूरल प्रोडक्शन, गांव में लोग रहते हैं, वो जब रह रहे होते तो 3-4 बफेलो ले ली उधार लेकर ही या पैसा जमा कर कर,
बफेलो तो उन्होंने ले ली है, वो फिर पालना शुरू करते हैं, उनका जो मिल्क आता है उसको इस्तेमाल करते हैं और दूसरों को भी बेच कर आते हैं, उनसे इनकम कमाते हैं जिससे वो अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात थोड़ी बहुत जो है वो पूरी कर सके। ठीक है, तो पाकिस्तान के अंदर ये रूरल जो साइड है ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। रूरल साइड से बहुत ज़्यादा परसेंटेज डेयरी के अंदर शामिल होती है। तो उन लोगों को कोई भी पता नहीं है स्टेटिस्टिक्स के बारे में, किस तरह से डेटा को एंट्री करना है, किस तरीके से प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है टाइम टू टाइम। तो पाकिस्तान के अगर देखा जाए तो डेटा एंट्री स्टेटिस्टिक्स का काम बहुत ही कम होता है, वो भी उनके अंदर होता है, उन इंडस्ट्रीज के अंदर होता है जो कमर्शियल होती हैं। अच्छा, वो जो कमर्शियल होती है ना मोस्ट कॉमनली वो इम्पोर्ट के लिए जो इस्तेमाल होती हैं। पाकिस्तान उसका जो मिल्क है ना वो मोस्ट कॉमनली देखा गया है कि इंपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल करता है रेदर देन बीइंग यूज्ड इन दिस कंट्री। तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू है पाकिस्तान के अंदर वो है लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है, दूर दराज से कोई हमारे पास फॉर एग्जांपल फार्म है, उसका मिल्क को सप्लाई करना है मार्केट के अंदर, इतने रोड ख़राब होते हैं, इतने ज़्यादा हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की आसानी नहीं होती है, मार्केट की अवेलेबिलिटी उस साइड नहीं होती है कि हम जो है इजीली मिल्क को बेच सकें। तो लेक ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमारी मशीनरी भी आ जाती हैं जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी आ जाती है, हमारे पास वो यूज़ नहीं। चौथा प्रॉब्लम हमारे पास जो है वो है फार्मर्स का, ऑन द फार्मर बेसिस। वो अनअवेयर होते हैं कि हाउ टू हैंडल द एनिमल। ले तो लिया एनिमल को, मगर हैंडल किस तरह से करना है, डिजीज को हैंडल किस तरह से करना है, न्यूट्रिशियस डाइट किस तरह से देनी है, कौन सी देनी है ताकि मैक्सिमम यील्ड एनिमल से हम हासिल कर सकें। ठीक। पांचवा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नो न्यूट्रिशनल फूड। न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है, हम पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं ग्रासेस लेने के अंदर, हस्क लेने के अंदर, हल्स लेने के अंदर, एनिमल के लिए पास्चर्स लेने के अंदर, मगर क्या वो न्यूट्रिशनल है इसका हमें कोई भी आइडिया नहीं होता। तो देयर इज़ अ नो न्यूट्रिशनल फीड फॉर मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इन पाकिस्तान। सिक्स पॉइंट है कि हमारे पास वैक्सीनेशन तो होती है, ठीक है, कोई किसी किसी फॉर्म के अंदर हो जाती है, मगर ऑन द टाइम बेसिस बहुत ज़रूरी होता है। अगर एनिमल को एक एज है, 2 महीने के अंदर एक डिजीज़ है होनी होती है तो उसकी वैक्सीनेशन 2 महीने से पहले होती है एज के एनिमल के अंदर। तो हमें ऑन द टाइम वैक्सीनेशन प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि हम उसकी डिजीज़ से, उसके एक्सपेंडिचर से, इकोनॉमिक लॉसेस से बच सकें। तो दीज आर सर्टेन इशूज़ के हम फेसेस कर रहे हैं। अच्छा, सातवां इशू ये है कि बहुत कॉमन है अनहेल्थी वे टू प्रोड्यूस द मिल्क इन द एनिमल्स। हमें पता होगा कि जो फार्मर्स हैं, कुछ 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 की बात कर रही हूँ, सबकी नहीं बात कर रही हूँ, एनिमल्स के अंदर एक ड्रग को क्या करते हैं, लगाते हैं ऑक्सीटोसिन का। इससे क्या होता है कि मिल्क की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, मगर बच्चे के ऊपर और माँ के ऊपर एनिमल्स का बहुत ही बुरा असर होता है। इसके बारे में हम नहीं सोचते हैं, मगर हम सिर्फ वक्ती फ़ायदा देखते हैं और फिर हम अनहेल्दी वे की तरफ जाते हैं। तो अनहेल्दी वे टू प्रोड्यूस द मिल्क इन द एनिमल्स। आठवां पॉइंट है कि लेक ऑफ द स्टोरेज फैसिलिटीज़। पाकिस्तान के अंदर अगर 60% तक मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, 62 बिलियन अगर टन्स प्रोड्यूस हो रहा है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन है जो कि वेस्ट हो जाता है। वेस्ट की वजह क्या है, क्योंकि हमारे पास उसको स्टोरेज करने के लिए, स्टोर करने के लिए कोई फैसिलिटी ही अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये वजह है जिसके अंदर पाकिस्तान का जो बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन है ना मिल्क का, तकरीबन 20% जो प्रोपोर्शन है ना वो वेस्ट हो जाता है इसी चीज़ के अंदर, क्योंकि फैसिलिटी नहीं है स्टोरेज करने की। 9th फॉल्ट इज़ दैट कि हमारे पास सप्लाई चेन नहीं है। एक पूरी चेन होती है जिसके अंदर, जैसे कि फूड चेन होती है ना, इसी तरीके से सप्लाई चेन भी होती है। मार्केट से कंज्यूमर्स तक, कंज्यूमर्स से पहले मार्केट के अंदर आता है, मार्केट से पहले वो जहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ था। तो ये पूरी एक मार्केट चेन होती है, सप्लाई चेन, जिसके अंदर अगर कोई डिस्ट्रप्शन होती है तो फिर प्रॉब्लमेटिक होती है। तो सप्लाई चेन हमारे पास नहीं है। हमारे पास सिंपल सा क्या होता है, एक जगह बन रहा है मिल्क फार्म, 2-3 एनिमल्स हैं, उनका मिल्क लिया और बेचकर आ गए। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल सी सप्लाई चेन है। हालांकि सप्लाई चेन किस तरह से होनी चाहिए, एक कमर्शियल तौर पर प्रोड्यूस हुआ, उसको हमने प्रोसेस किया, उसके अंदर हमने एडिशन की, उसके अंदर हमने यूएसटी ट्रीटमेंट की, और उसके अंदर हम पैकिंग की और हमने मार्केट के अंदर सेल किया। तो इस तरह की हमारे पास सप्लाई चेन की बहुत ज़्यादा कमी है जिसको इम्प्रूव होना चाहिए। अच्छा, 10वां पॉइंट बहुत ही सिंपल है। हमारे पास जो एनिमल्स है ना वो लो यील्ड एनिमल्स हैं जिनकी प्रोडक्शन बहुत ही कम होती है। अगर हम
यूएस के एनिमल की बात करें तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, उनके एक एनिमल हमारे 10 एनिमल के बराबर होता है और इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो हमें अपने एनिमल्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है जेनेटिकली, और उनके न्यूट्रिशनल बेसिस पर भी, उनके एनवायरनमेंट बेसिस पर भी, उनके डिजीज बेसिस पर भी हमें उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो व्हाट आर द एडवाइजेस, व्हाट आर माई एडवाइजेस फॉर द डेयरी सेक्टर इन अवर पाकिस्तान? तो इसके अंदर पहले तो ये है कि मेक इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट को चाहिए कि फैसिलिटेट प्रोवाइड करे फार्मर्स को एजुकेट करे इसके बारे में कि हाउ टू डील विद एनिमल्स, और जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो वेटनेरियन से कंसल्ट हों, ना कि अपने ही जो है तौर तरीके, अपने जो ट्रेडिशनल तौर तरीके हैं वो एनिमल्स पर इस्तेमाल करें, राइट। और दूसरा है सिंसेरिटी, सिंसेरिटी इन एवरी पीपल। हमारे पास अनहेल्दी वे से ज़्यादा अच्छा है कि हम हेल्थी वे पर जाएं, बहुत कम प्रोडक्शन हो मगर फ़ायदा हो जिसके अंदर बोथ साइड का, कंज्यूमर्स का भी और हमारे एनिमल्स का भी। ये एक बात है कि मिल्क की जो एक शेल्फ लाइफ है ना वो बहुत कम हो सकती है, मगर अगर उसकी प्रोडक्ट्स की बात करें, चीज़, घी, बटर की बात करें, तो उनकी जो होती है लाइफ, शेल्फ लाइफ, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर हम मिल्क से ये चीज़ें बनाते हैं और इन चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प होगी कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को भी ज़्यादा कर सकें एज़ कम्पेयर टू अवर इम्पोर्ट्स। मिल्क डेयरी सेक्टर के पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर 8 मिलियन रूरल फैमिलीज़ हैं जो कि इससे इनकम कमा रही हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो लाइफ स्टॉक है वो एग्रीकल्चर में 60.5% तक हेल्प करता है, उसके अंदर ऐड करता है, वैल्यू ऐड करता है, अपनी सर्विसेज ऐड करता है। और अगर पूरी जीडीपी के अंदर पाकिस्तान की बात किया जाए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, तो उसमें जो लाइफ स्टॉक है वो 11.2% तक जो है उसके अंदर वो अपनी सर्विसेज और अपनी हेल्प प्रोवाइड करता है, राइट। तो ये एक बड़ा चंक है कि पाकिस्तान की जो लाइफ स्टॉक है वो हेल्प करती है कि जीडीपी को भी इंक्रीज करने के लिए, मगर हम 30 बिलियन तक और इंक्रीज कर सकते हैं अगर हम सिर्फ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दें, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर से बेहतर बनाएं। सो दिस इज ऑल अबाउट पाकिस्तान डेयरी इंडस्ट्री, और इसके अंदर क्या हम चेंजिंग ला सकते हैं। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आपने क्या करना है, सिर्फ कमेंट बॉक्स के अंदर जाना है और वहाँ पर अपने पॉइंट्स को, अपने जो थिंग्स हैं उसका इजहार करना है, उसको लिखना है। मगर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर देना है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।